हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो मेमोरी वाला टॉपिक था उसके मेथड्स रहते हैं, उसकी थ्योरीज और इम्पोर्टेंस करते हैं आगे। सो स्टार्ट करते हैं। मेथड्स फॉर इन्हांसिंग एसटीएम एंड एलटीएम। रिहर्सल। रिहर्सल सो इसमें क्या आता है? रिहर्सल repeating information helps to reinforce memory retention effectively। जब हम रिहर्सल करते हैं किसी एक मेमोरी को बार बार रिपीट करते हैं, रिहर्स करके उसको हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजते हैं। तो ये कैसे होता है? रिहर्सल करने के बाद ही होगा। अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। आगे है चंगिंग। चंगिंग क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स एड्स इन ईजर रिकॉल। चंगिंग क्या होता है कि जैसे हम ना जब भी कुछ याद करते हैं तो उनको पेयर्स में याद करें। जैसे हम नंबर्स याद करते हैं, जैसे 310, 506, 810, ऐसे अगर हम याद करते हैं तो हमें पेयर्स में ज़्यादा याद रहता है। अगर हम ऐसे याद करें कि 1 2 3, ये चीज़ें हमें याद इतनी जल्दी नहीं होती हैं और लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं होती है। तो चंक्स चंक्स बनाकर, पेयर्स बनाकर हम याद कर सकते हैं। जैसे USA, तो हम ऐसे वर्ड्स लेके इसको शॉर्ट में भी हम चंगिंग बना के याद कर सकते हैं। चंगिंग का मतलब होता है पेयर बनाना। आगे निमोनिक डिवाइस। निमोनिक डिवाइस क्या होती हैं? यूजिंग acronyms, visualization और rhymes can significantly assess memory recall। हम निमोनिक बना के, जैसे my very educated mother served us nuts। इस निमोनिक से हम क्या याद कर सकते हैं? जो प्लैनेट्स के नेम है, सभी नेम हम ऐसे याद कर सकते हैं। और राइम बना के किसी चीज़ को एक सॉन्ग की तरह, एक रिदम बना के हम याद कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के जो डेट्स होती हैं उसको विजुअलाइज कर सकते हैं रूम से, कि एक ये रूम है तो इसका नंबर ये है, ये सेकेंड रूम है। तो ऐसे हम विजुअलाइजेशन से याद कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिक्चर से हम पिक्चर बना सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को नाम दे सकते हैं कि 1898 में ये वाला फ्रेंड ऐसे था। मतलब इसको लिंक कर सकते हैं इसमें, इन विजुअलाइजेशन में। आगे है इलेबोरेशन। कनेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग नॉलेज इन्हांस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। जो पहले से हमारी जो नॉलेज है उसको हम जब भी हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि इजीली हम उसको याद कर सकें। सो ऐसे जब हम नई इन्फॉर्मेशन में जाते हैं या जब हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको रिलेट करें कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे भी हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी समय तक बनी रहती है। आगे है एक्सप्लोरिंग स्टैब्लिश्ड मेमोरी मॉडल्स। इसमें मेमोरी में जो टॉपिक है इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। जो फेमस मॉडल है उसका नाम है एटकिंसन शिफ्रिंग मॉडल। एटकिंसन शिफ्रिंग मॉडल ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1968 में दिया गया था। 1968 में दिया गया था। दिस मॉडल delineates three critical stages of memory: sensory, short term एंड लॉन्ग टर्म। इसकी कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेज है। सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में हम चीज़ों को पहले फील करते हैं, साउंड करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे जब हम किसी फूल को देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? सेंसरी इन्फॉर्मेशन के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी इन्फॉर्मेशन को कहाँ ले जाते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ऐसे स्टोर करते हैं कि कैसे होता है ये।
पहले सेंसरी मेमोरी की इन्फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी की इन्फॉर्मेशन होगी, सेंसरी से शॉर्ट टर्म में जाएगी, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाती है। ये प्रोसेस होती है एटकिंसन शिफ्रिंग मॉडल की। आगे है सेंसरी मेमोरी। द इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज होती है वेयर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज़ ब्रीफली रिटेन्ड बिफोर प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेस होने से पहले वहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं, देखते हैं। ये देखने से संबंधित होते हैं, विजुअल, आइकॉनिक, हैप्टिक, ये सब सेंसरी इंफॉर्मेशन में आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जहाँ पर टेम्परेरी होती है और कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है, जैसे ओटीपी हो गए और कोई भी नंबर्स वगैरह हो गए जो थोड़े समय के लिए हमें याद रखने हैं, तो वो इसमें स्टोर होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, बार बार उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो ये किसकी स्टेजेस हैं, एटकिंसन शिफ्रिंग की स्टेजेस हैं ये। और इसमें यहाँ पर चंगिंग भी आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चंगिंग भी आती है, हम पेयर्स बना के भी याद कर सकते कुछ समय के लिए। आगे है बैडलीज वर्किंग मेमोरी मॉडल। बैडली का फोकस ऑन हाउ वर्किंग मेमोरी प्रोसेस एंड मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन एक्टिवली। यहाँ पर क्या होता है कि ये बैडली क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कितना एक्टिवली करते हैं। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। इसके बैडली ने जो कंपोनेंट दिए थे वो सेंट्रल एक्सिक्यूटिव, सेंट्रल एक्सिक्यूटिव क्या होता है, उसको हाई ऑर्डर फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन से, सेंट्रल से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, विजुअल लूप में लेके जाते हैं। विजुअल लूप क्या करते हैं, ये भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा है, इसको बोलते हैं सब सिस्टम, स्लेव सब सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, विजुअल बफर में जाती है। विजुअल बफर डिसाइड करता है कि उसको एपिसोडिक बफर, विजुअल नहीं एपिसोडिक बफर, तो एपिसोडिक बफर डिसाइड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में लेके जानी है या नहीं लेके जानी है। विजुअल बफर जो होता है, जो विजुअलाइज करते हैं हम चीज़ों को और लोकेट करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ स्टोर थी। जैसे हमें ना याद रहता है कि रात को हमने बुक कहाँ पर रखी थी, तो वो भी क्या है, एक मेमोरी है। विजुअल स्केच पैड से हमें याद रहता है। और एपिसोडिक बफर जो होता है ये दो काम करता है, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी से वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को लेके आता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम किसी बात को कह रहे होते हैं और बीच में कोई हमें टोक देता है, तो हम ना भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे थे। तो क्या होता है, उस टाइम हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोसेस कर रही होती है और जो एपिसोडिक बफर है लॉन्ग टर्म मेमोरी से अपनी जो इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा होता है। तो इस प्रोसेस में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमारी जो मेमोरी उसमें आ रही थी एपिसोडिक बफर में, वो रुक जाती है और हम प्रोसेस करने लगते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को, जैसे जो व्यक्ति कह रहा था, तो इसलिए हम भूल जाते हैं। आगे है कंपैरिजन ऑफ एसटीएम एंड एलटीएम। इसके कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है एसटीएम जो 20 से 30 सेकेंड ही रहती है, उसके बाद ये रिमूव हो जाती है। अगर हम रिहर्सल करते हैं बार बार तो ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। और एलटीएम की जो कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड इसकी कैपेसिटी होती है, ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। सो ये इसमें इन दोनों की कंपैरिजन थे। सो ये दो मॉडल्स हैं यहाँ जो अभी हमने पढ़े। आगे है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इन रिसर्च। सो रियल वर्ल्ड में कैसे हम यूज़ करते हैं इस मेमोरी वाले टॉपिक को।
इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में कैसे इम्पैक्टफुल है। मेमोरी रिसर्च प्रोवाइड इंसाइट्स फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड स्टडी टेक्निक्स। ये हमें नए नए मेथड्स देती है, नई नई स्ट्रैटेजीज़ देती है, जिनका हम यूज़ करके अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। किसमें, एजुकेशन फील्ड में। सो एजुकेशन फील्ड में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी एडवांसमेंट्स, क्लिनिकल में कैसे, स्टडिंग मेमोरी डिसऑर्डर एड्स इन डेवलपिंग थेरेपेटिक इंटरवेंशन फॉर कंडीशन लाइक एमनीशिया। ये जैसे एमनीशिया एक जो डिसीज़ है, कुछ इवेंट्स जो है जो व्यक्ति है वो अपनी लाइफ की भूल जाता है। एक रिट्रोग्रेड होता है, एक एंट्रोग्रेड होता है। रिट्रोग्रेड में एक्सीडेंट से पहले की मेमोरी भूल जाते हैं, और एंट्रोग्रेड में इनकोड ही नहीं होती है, हमारे हिपोकैम्पस में इश्यू आ जाते हैं। तो ये इनको एनालाइज करके, स्टडी करके एक व्यक्ति को देखते हैं कि कैसे वो किस बीमारी से जूझ रहा है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो ये एडवांसमेंट होती हैं इसमें। क्लिनिकल में ऐसे यूज़ करते हैं इसको। इन्हांसिंग कोग्निटिव परफॉर्मेंस, हम अपनी कोग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कोग्निटिव साइकोलॉजी लेवल रेज मेमोरी ट्रेनिंग टू इन्हांस ओवरऑल कोग्निटिव परफॉर्मेंस। ये कोग्निटिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए नई स्ट्रेटजीज़, नए मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशंस ऑफ इन रिसर्चेज में यूज़ की जाती हैं। आगे है अंडरस्टैंडिंग समरी ऑफ की पॉइंट्स ऑफ मेमोरी। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी फंक्शन, क्या मेमोरी के फंक्शंस होते हैं। जैसे मेमोरी इज़ इसेंशियल फॉर इनकोडिंग। मेमोरी क्या है, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, इनकोड करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको स्टोर करने में, अगर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो स्टोर करने में, और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिटेंशन करने में, उसको यूज़ करने में। टाइप्स ऑफ मेमोरी, हमने आगे पढ़ा था स्टार्टिंग में, इसके कौन से टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनकोडिंग टेक्निक्स, इनकोडिंग यूटिलाइज इफेक्टिव इनकोडिंग मेथड्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव मेमोरी रिटेंशन। ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हैं अगर हम उन स्ट्रेटजीज़ को, जैसे निमोनिक बनाना, राइम बनाना, पेयर्स बनाना, विजुअलाइजेशन करना, ये हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मेमोरी रिसर्च एप्लीकेशन, रिसर्च में कैसे, जैसे मेमोरी रिसर्च हैज़ प्रैक्टिकल यूजेस इन एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। एजुकेशन में बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, साइकोलॉजी में नई नई थेरेपीज़ होती हैं, उसको डिफ़ाइन करने के लिए कि इस व्यक्ति को कैसी इश्यूज़ हैं, कैसे वो याद रखते हैं, कैसे जैसे टॉपर है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रख पाता है, और जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं वो कम याद रख पाते हैं। तो देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। मेंटल हेल्थ हमारी सही है या नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मल चीज़ें भी भूल जाता है तो उसको इशू हो सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हम याद रखते हैं हमें होमवर्क कब करना है, खाना कब है, मतलब अगर नॉर्मल चीज़ें भी भूलता है तो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एनालाइज किया जाता है मेंटल हेल्थ में। सो ये थी मॉडल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी। और ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिहर्सल, चंकिंग, निमोनिक और इलेबोरेशन। ये टर्म्स मैंने आपको बताई। सो आई होप आपको समझ आई होगी। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।